दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज संवाद इंडिया मंच पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं। देश की राजनीति पल-पल बदल रही है और नए-नए समीकरण लगातार राजनीति में हमें हमें दिखाई दे रहे हैं। संवाद इंडिया मंच पर आज का हमारा विषय है कि जो विपक्षी एकता की जो गठबंधन की इनकी बातें हो रही हैं और वे पिछले दिनों बिहार में भी बैठक हुई थी और विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए वहां पर विपक्षी दलों ने सहमति अपनी एक दूसरे के प्रति दिखाई। साथ ही उसके पश्चात बीजेपी की रणनीति में भी एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। वह लगातार विपक्षी एकता पर हमला कर रही है, कह रही है केवल फोटो सेशन था उनका, ये केवल फोटो खिंचवाने का उनका एकमात्र ये उद्देश्य था, इसके अलावा कुछ नहीं है। और साथ ही जब से अमेरिका से प्रधानमंत्री दौरा करके लौटे हैं, उसके पश्चात वह लगातार मध्य प्रदेश में उनके 2 दौरे हो गए हैं और वह लगातार विपक्षी एकता पर हमला भी कर रहे हैं और कटाक्ष भी कर रहे हैं। वहीं जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह भी अलग-अलग जगह जाकर लगातार विपक्षी एकता को लेकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। और जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह जी, उन्होंने भी राजस्थान में जाकर बड़ा हमला बोला विपक्षी दलों के ऊपर। तो ये सब जो जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के जो तीनों बड़े नेता हैं, वह लगातार विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर विपक्षी दलों की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं और कहीं न कहीं जो राजनीतिक एजेंडा है बीजेपी के द्वारा, उसको वह पेश कर रहे हैं जनता के सामने कि किन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। इन्हीं विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं अपने सभी दर्शकों से करा देता हूँ। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, जो देश के जाने-माने पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ संवाद मंच पर। साथ ही गिरीश जोशी जी गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही नेहा शुक्ला जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं नेहा जी से ही करता हूँ। नेहा जी, जैसे आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार एक कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में विपक्षी दलों ने बैठक की और अपनी रणनीति को उन्होंने कहीं न कहीं मुकाम को देने की कोशिश की। उसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जाते हैं, वह विपक्षी दलों की जो एकता की बातें थी, उस पर वह बड़ा करारा हमला करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं सारे ये, उसको बचाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। अब क्या नज़रिया है कि विपक्षी दलों की रणनीति के आगे बीजेपी क्या रणनीति अपनी बना रही है, उनका रोड मैप क्या आगे का? नेहा शुक्ला जी। रणनीति का असर तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने ही वाले थे, गए भी नहीं थे, तभी इससे दिखने लगा था, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता और विपक्षी दलों की एकजुटता, नीतीश बाबू की कोशिश, ये सब अब रंग दिखाने लगी है। केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सब बेशक अपनी बातों को लेकर अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जैसे उन पे शक पैदा होता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब अस्तित्व की बात आती है तो इन सब नेताओं को ये भीतर से लग रहा है कि अगर बीजेपी को तीसरा मौका मिल गया तो देश में अस्तित्व बचा पाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये सिर्फ विपक्षी दलों की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात होने लगी है। और यूसीसी का ज़िक्र आप समझ ही सकते हैं कि उनके विदेश दौरे से पहले ही शुरू हो गया था। यूसीसी को एक बड़ा हथियार मान रही है बीजेपी, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चूक भी हो सकती है। बीजेपी के भीतर ही इसके काफ़ी जो है विरोध के सुर सुनाई देने पर लगे हैं। देश में जनजातियों की जो स्थिति है और यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है। आरएसएस शुरू से चाहता है कि यूसीसी जो है वो लागू हो जाए किसी न किसी हाल में और शायद पीएम मोदी भी ये पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि इस बार मॉनसून सत्र में इस बिल को लाया जाएगा। लेकिन ये बिल बहुत ही जटिल बिल है और आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देख लीजिए। जटिलता जो है वहाँ इस कदर है कि आप चाह के भी और एक नई बात मैं ये सुन रही हूँ कि जहाँ यूनिफॉर्मिटी की बात होती थी वहाँ कॉमन की बात होने लगी है। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लीगल पचड़ों में भी लोगों को उलझाने की कोशिश कवायद दिख रही है। जो भी बीजेपी समर्थक यूट्यूब चैनल है, कुछ मैं उनको भी फॉलो करती हूँ, तो ये साफ लग रहा है कि उनको क्यों लग रहा है कि वो यूसीसी के सहारे ही नैया पार कर लेंगे, जो मुझे लगता है कि आग से खेलने की कोशिश है। और ये एक ऐसी आग है कि बीजेपी के भीतर अगर फैल गई तो बीजेपी कई जगहों पर अपना जनाधार लूज कर देगी। आदिवासी और जनजातीय जो जिस स्थिति में है, जिस तरह से उनकी उपेक्षा होती रही है, वो जब बात अपनी संस्कृति पर आएगी, जब बात उनके जो परंपराएं हैं उन पर आएंगी, तो वो खामोश नहीं बैठेगी। आप मणिपुर का हाल देखिए, मणिपुर किस तरह से जल रहा है, क्यों नहीं संभल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या बात है कि वो कुछ सीधे तौर पर कोई संदेश भी नहीं दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं कोई ऐसी उनको समस्या पता चल रही है कि ये जो है जनजाति जो है, ये उनके एड्रेस से भी कुछ होने वाला नहीं है, उनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
तो हो सकता है कि ये शंका उनके मन में है, इसलिए वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और जब बात यूसीसी की आएगी तो एक बहुत बड़ी आग जो है वो आग से खेलने का काम करे। देखिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस अभी गए भी नहीं थे, तो व्हाइट हाउस के बड़े ही सीनियर ऑफिशियल हैं, एक तरह से सेक्रेटरी हैं, जॉन किर्बी, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। क्योंकि एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था कि आप ऐसे स्टेट विजिट इस तरह के स्टेट लीडर को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो जो है डेमोक्रेसी, प्रेस और माइनॉरिटी, इन सब के राइट्स पर सवाल उठ रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया था कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट कंट्री। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस विजिट से वापस आ गए और जिस तरह से सबरीना सिद्दीकी, उन्होंने उनसे सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद उनकी ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन किर्बी से पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, जिस तरह से सबरीना को ट्रोल किया गया, तो वो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए खराब है। वही जॉन किर्बी जो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट को लेकर कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि आप खुद दिल्ली जाकर देखिए कि इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, मैं दावे से कह सकता हूँ, उनकी स्टेटमेंट आती है यूएस विजिट के बाद कि ये किसी भी डेमोक्रेसी के रूल्स के अगेंस्ट है एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो आप देखिए ना कि किरकिरी किस किस हिसाब से, किस स्तर से हो रही है। सबको पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ बातों के पीर है और अंदर उनका जो है, जो एक्शन की बात होती है, जो नतीजों की बात होती है, वो शायद उतनी नहीं है जितनी वो बातें करते हैं। और यूसीसी भी जो है, ये शायद एक ऐसी बात छेड़ी जा रही है जो कि आने वाले दिनों में अगर हो गया, या फिर इनकी कोई अलग बात होगी कि कानूनी पचड़ों को ले आएंगे, या फिर 10 तरह की चीजें सिर्फ चर्चा भर होकर रह जाएगी, क्योंकि उनको भी नतीजों का पता है। तो देश में फिर से जो है बंटवारा, जो है विभाजन हो, वो बड़े स्तर पे पहुंच जाएगा। और इसका अंदाजा अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, अलग अलग जो समुदाय यहाँ पर भारत में रहते हैं, उन सबको लग गया है। ये सिर्फ मुसलमानों के बहाने लगभग हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको बुलंद करने की कोशिश है। प्रशांत जी। जी, जी, जी। आपने काफ़ी सारे विस्तारों जो विषय पर उठाया और मैं गृह जी के पास आता हूँ। गृह जी का आपने सुना नेहा जी को, उन्होंने यूसीसी की बात की या अमेरिकन जो सेक्रेटरी हैं उनकी बात की कि किस तरह के स्टेटमेंट पर उनका इंटरव्यू आया। अब क्या लगता है कि वर्तमान जो स्थितियाँ हैं, क्या बीजेपी की जो रणनीतियाँ हैं, उसको वे बदलने में विवश हो गए और साथ ही जो एजेंडा वो यूसीसी का सेट कर रहे हैं, क्या वह उनका मुख्य एजेंडा रहेगा चुनाव के दौरान? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, मैं एक संक्षिप्त में एक केस बता के आपको समझा दूंगा कि इनकी हालत क्या हो गई है। एक कहीं स्टोरी आई थी कि कोई अपना बहुत ही एक शातिर जासूस था, वो पाकिस्तान में पकड़ा गया। तो डिफेंस चीफ ने आके बताया कि भाई ये बहुत ही शातिर है, ये 24 घंटे से ज्यादा किसी जेल में रहता नहीं है, आप लोग बिल्कुल चौकन ना रहिए। तो उनका जो जूनियर, उन्होंने बोला कि सर आप घबराइए नहीं, इनको निकलने के सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए। और दूसरे दिन भाग गया। फिर वो आए, बोले क्या हुआ? बोले सर दरवाजे तो बंद कर दिए, वो खिड़की से भाग गया। तो राहुल जी ने खिड़की से भाग के ये जो पदयात्रा का वाला जो जुगला लगा दिया ना, ये शायद भाजपा ने सोचा नहीं था कि इसका इतना बड़ा रिएक्शन आएगा, क्योंकि इन्होंने इतना सारा खर्चा करने के बाद ये इंप्रेशन क्रिएट कर दी थी कि राहुल जी या कांग्रेस वाले कुछ भी बोलेंगे तो कांग्रेस वाले बोलेंगे वो करप्शन के आड़ में रह जाएंगे, और राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो पप्पू के लेवल के नीचे खत्म हो जाएगा। तो ये इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये सारे जुमले देना शुरू कर दिया। अभी आप देखें तो सुनील बैसल, विनोद तावड़े, तरुण गौड़, ये इनके इंटरनल जो सर्वेयर्स हैं, इन्होंने पूरा 40,000 बूथ वर्कर्स को अपॉइंट करके उनको सारा सर्वे करने के लिए बोला था, अराउंड 543 सीट्स पे। उस पे निकल के क्या आ रहा है कि वहां पे जहां पर भी 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर ये इन्होंने प्लानिंग किया 45 रैलीज मोदी जी करेंगे उनको प्लीज करने के लिए। ये सीरिया में जाके चद्दर चढ़ाना, ये वो सब। तो अब पोजीशन ये आ गई है कि ये जो भी कर रहे हैं ना वो मिस फायर हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचा था कि राहुल गांधी अंदर तक जाके इनको सारा ब्रेन वॉश कर देंगे। और इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, वही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरा बड़ा वीकनेस क्या है कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, ये किसी की एडवाइस नहीं लेते। तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो आप 100% गलतियां करते हो। और अभी जो आप थोड़े दिन से, पता नहीं जर्नलिज्म जो फॉलो करते हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा कि इनकी बॉडी लैंग्वेज है वो इरिटेटिंग हो गई है। इरिटेट आदमी कब होता है? जब उसको अपनी सामने हार नजर आती है। नहीं तो ये अभी अपना
बेसिकली ऐसे रिक्वायरमेंट होता कि अपना थोड़ा प्रोफाइल चेंज करते, आप जाके मजार पे चद्दर चढ़ा के आए, आप कुरान पे लोगों को बता रहे हैं, तो आप थोड़ा अपना प्रोफाइल चेंज कर लेते या एटीट्यूड चेंज करते, प्रेजेंटेशन चेंज करते, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इनकी भी समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ा जो चेंज आया वो यही है कि आज तक कांग्रेस रिस्पॉन्ड करती थी, आज भाजपा को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। उन्होंने इतने सारे मुद्दे सेट कर लिए और इनको ऐसे अंदाज था कि शायद राहुल और कांग्रेस के 2 लीडर 3 लीडरों को मिलकर ही हमको काउंटर करना पड़ेगा। अब आपको बता दूं कि गलियों के बेस पे रिएक्शन आना शुरू हो गए। आप कई जगह देखिए इनके एमएलए एमपी जिन्होंने काम नहीं करा है वो बैनर में ही लगे रहे, दे आर नॉट एबल टू गो टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, क्योंकि लोग अभी पूछने लगे। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जो फियर निकल गया, जो इन्होंने साइको फियर क्रिएट किया था। पहले इनका एक मॉडल था कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप कुछ भी करो, पैसे कमाओ, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आज ब्रुजभूषण जैसे बैठे, ये इनकी मजबूरी हो गई है जो इनकी स्ट्रेंथ थी। तो अब ये आंसरेबल है लेकिन आंसर दे नहीं पा रहे, तो लोगों ने अपना रिएक्शन। और सबसे बड़ी आप देखिए कि अभी जहां पे हम लोग किसी लोकल से बात कर रहे थे तो कांग्रेस या आप वालों से पूछते हैं कि आप जाते हो तो क्या रिएक्शन आता है, तो बोले वो हमको 6 मुद्दों पे लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग बढ़ के पूछते क्यों नहीं हो कि स्वच्छ भारत का क्या हुआ, जनधन का क्या हुआ, उज्ज्वला का क्या हुआ, आयुष्मान का क्या हुआ, स्टार्टअप का क्या हुआ। आप स्टार्टअप देख लीजिए, 83% स्टार्टअप्स आर फेलिंग। तो आप लोगों ने आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, फिर आप चाइना से किसी लोकल पेपर से ये बुलवा देते हो कि भाई रशिया में तो पुतिन ने बहुत ही तारीफ की है मोदी जी की कि उन्होंने स्टार्टअप की वजह से इंडिया को तो बिल्कुल आत्मनिर्भर बना दिया है। आपको अमेरिका 1961 का तो इंजन दे रहा है फाइटर प्लेन्स के लिए, आपने कौन सा आत्मनिर्भर बना लिया, आपने खुद बनाना था। वंदे भारत की आप पोजीशन देख रहे हो, रोज सोशल मीडिया पे उसका हल्ला गुल्ला आ रहा है। तो ऐसे रातों रात आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हो। एक बेसिक इकोनॉमिक का रूल है कि आपकी जब तक एसएसआईज और एमएसएमई पावरफुल नहीं होंगी कोई भी नेशन खड़ा नहीं हो सकता। ये चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और अब आप देख लीजिए वियतनाम है, सब रुवांडा जैसी कंपनी का अगर आप सर्च करेंगे तो रुवांडा जैसी कंट्री ने इकोनॉमी स्मॉल बिजनेसमैन के लिए खोल के रख दी है और दे वांट टू कन्वर्ट रुवांडा इनटू सिंगापुर विद इन 5 इयर्स। उसका प्रेसिडेंट चैलेंज करता है, उसके लिए एक रोड मैप होता है। आपके पास वो एक ही रोड मैप है, जुमले दिया करो, जुमले दिया करो, पब्लिक चलती रहेगी, वोट देती। नाउ दैट होल सिनेरियो हैज चेंज। तो अभी इनके पास एक ही है कि आप अपोजिशन को, आप इनकी चेंज देख लीजिए मोदी जी की। इन्होंने अभी इंडिविजुअल सबको गालियां देना शुरू कर दी। आप इनको वोट दोगे तो राहुल जी का भला होगा, कांग्रेस को वोट दोगे इनका भला होगा, आरजेडी को वोट दोगे इनका भला होगा। वाई यू वांट टू अटैक ईच एंड एवरीवेयर? क्योंकि उनको पता चला है कि सब तरफ से फायरिंग हो रही है। तो रणनीति अब बना रहे हैं लेकिन इट इज टू लेट फॉर देम। अब कितने भगत हैं वो जो वोट देंगे? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि गुजरात में तो क्या है, वी आर बेसिकली बिजनेस माइंडेड पीपल। हमको सरकार इतने सालों से भी कुछ भी रही, हम लोग बिजनेस का स्ट्रेंड जो अलग रख के अपना बढ़ाते रहते, तो हम तो जो आ जाएगा उसी के साथ बैठेंगे, अपना धंधा बढ़ाते रहेंगे। तो गुजरात मॉडल जो आप लेके गए वो ऑल इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज टू लेट फॉर देम टू नाउ रियलाइज कि गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलता है। प्रशांत जी जी जी, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं देरी हो गई है बीजेपी को रणनीति समझने में कि क्या बनानी चाहिए उन्हें। मैं सुनील जी की बात करूं, सुनील जी जैसे हम देख रहे हैं, अगर पिछले दिनों कल भी प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश थे, उससे पहले भी यूएस से आने के बाद वो अमेरिका को मध्य प्रदेश पे आए और उन्होंने बड़ी 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें अपने भाषण में कही। ये तो जैसे यूसीसी की बात की नेहा जी ने, और साथ ही भ्रष्टाचार की जैसे बात की गिरीश जी ने कि वह व्यक्तिगत नाम ले लेकर नेताओं के बारे में, विपक्षी नेताओं के बारे में कह रहे हैं। साथ ही एक बात और उसमें बड़ी महत्वपूर्ण थी उनकी कि गारंटी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने पिछले भाषण में भी और कल भी उन्होंने भाषण में गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, जो कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं लगातार अपनी चुनावी सभाओं में गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, योजनाओं की गारंटी जनता को देते हैं। उसका प्रभाव हमने हिमाचल में देखा, कर्नाटक में देखा। क्या वह गारंटी जो योजनाएं के बारे में जो कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है वह परेशान करने लगे बीजेपी को, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने लगातार गारंटी शब्द पर अटैक किया है, हमला किया है? क्या लगता है आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। जब आप सत्ता में होते हैं तो फिर आपका काम आलोचनाओं से नहीं चलता। हम आपके साथ हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं और मैं केवल ये कहूं कि नेहा जी बहुत खराब बोलती हैं, गिरीश जी बहुत खराब बोलते हैं और मैं कुछ न बोलूं, तो इसे तो काम नहीं चलने वाला। अगर मुझे गिरीश जी को खारिज करना है या मुझे प्रशांत जी को खारिज करना है तो इनसे बेहतर मुझे परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, इनसे बेहतर बात करनी पड़ेगी।
अगर मुझे अपने आप को नेहा जी से बेहतर साबित करना है तो इनसे अच्छी तरह से मुझे बात करनी पड़ेगी। हम केवल ये आलोचना करके नहीं खारिज कर सकते कि देखिए इनका नेट खराब हो गया, ये बोलती हैं तो बहुत अटपटा के बोलती हैं, इनका चित्र हिल जुल रहा है और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा। इस तरह की बात करके हम अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। आप सरकार में है ना, आप सरकार में जब हैं और 9 साल सरकार में हैं और विभिन्न राज्यों में 20 साल से अधिक सरकार में है। आप मध्य प्रदेश में आज थोड़े सत्ता में आए हैं, चौथा टर्म है शिवराज सिंह चौहान का। उसके पहले उमा भारती मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सुंदरलाल पटवा साहब से बीजेपी का शासन की शुरुआत हुई थी। अब आपको ये बताना है कि हमने शासन में आपको दिया क्या, और इन चीजों अगर आप कुछ देते हैं तो इसका प्रचार करने की आवश्यकता थोड़ी होती है। अगर मैं नेहा जी से विनम्रता पूर्वक बात करता हूं तो मुझे इसका ढिढोरा थोड़ा पीटना है कि साहब देखिए मैं कितना विनम्र आदमी हूं, मैं बड़े सलीके से मैं बात करता हूं। ये तो महसूस होगा अपने आप ना, ये अपने आप इसका प्रचार नहीं होता कभी। अगर आपने किसानों के हित में काम किया है तो किसान सड़क पे आके बोलेगा साहब बहुत बढ़िया काम चल रहा है मेरा, मुझे सस्ते में खाद मिलती है, मुझे सस्ते में बीज मिलता है, मेरा जो उत्पाद होता है एकदम खेत में आके लोग खरीद लेते हैं, कोई बिचौलिया नहीं है। मेरा अगर मुझे फसल का नुकसान हो जाता है तो सरकार मुझे राहत देने चली आती है। सिंचाई की जो मेरे की समस्याएं होती थी दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली गई हैं, वो तो अपने आप आके बोलेगा, उसके प्रचार की क्या आवश्यकता है आपको। अगर आपको यह कहना पड़ रहा है कि हम किसानों को 50,000 रुपए प्रतिवर्ष राहत देते हैं तो ये वहां का किसान महसूस क्यों नहीं कर रहा। किसान एक तरफ कर रहा है कि साहब हमको एक आपके खिलाफ आंदोलन उतराता है, वो 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन करता है, आए दिन धरना प्रदर्शन करता रहता है। आपको किसानों के ऊपर गोलियां चलानी पड़ती है, लाठियां चलानी पड़ती हैं, और आप कहते हैं कि 50,000 रुपया हर महीने हर साल उनको उनके खाते में भेज देता हूं। अगर आपकी नीतियों से व्यापारी संतुष्ट है तो जब भी गिरीश जी कह रहे थे कि स्टार्टअप इतने बंद हो गए, अरे कौन बंद, जबरदस्ती से बंद करा दिया क्या? कोई आदमी अपना धंधा जबरदस्ती बंद करता है? वो तो अगर उसको एक अच्छा वातावरण मिले, उसके व्यापार के लिए बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हो, उसके रास्ते में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान हो, तो कोई क्यों बंद करेगा? हर व्यक्ति एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना चाहता है, अपने व्यापार को बेहतर करना चाहता है। कोई ना कोई तो उसको समस्या इस वजह से उसने बंद किया। अगर आप विद्यार्थियों को आश्वस्त करने में सक्षम है कि साहब हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर रहे हैं और 9 साल में हमने इतने किए हैं और आगे हमारी ये योजना है, तो विद्यार्थी अपने आप निकल के आ जाएगा सड़क पर आपके पक्ष में। फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव और स्टालिन और ये और वो कितने चिल्लाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब मणिपुर में आग लगी हुई हो और आप बोलने के लिए तैयार नहीं हो और राहुल गांधी वहां जाएंगे तो राहुल गांधी के पक्ष में एक माहौल बनेगा। अगर इस देश में महंगाई है, बेरोजगारी है और इस पे आप बोलेंगे नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा जब निकलेगी तो लोग उस नेता के साथ खड़े हो जाएंगे जो नेता इन मुद्दों को आवाज देने के लिए तैयार है। अगर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली महिला पहलवानों की बातों को नहीं सुना जाएगा तो उनके साथ पूरा देश खड़ा हो जाएगा और आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आप कृत्रिम वातावरण करके, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर तैयार करके अपने गवर्नेंस की विफलताओं को साबित नहीं कर सकते। किसी योजना की बात कर लीजिए, आप आयुष्मान भारत की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की कड़ी खुल गई कोरोना के समय में, न दवा मिल रही है, न अस्पताल खुल रहे हैं, न गैस का सिलेंडर मिल रहा है, न डॉक्टर मिल रहा है, न कंपाउंडर मिल रहा है, न फार्मासिस्ट मिल रहा है, तो काहे का आयुष्मान भारत? कितने लोग इस देश में अस्पताल की शक्ल देखे बगैर दुनिया छोड़ के चले गए, आपके देखते देखते हुआ। कौन सी व्यवस्था कर दिया? और वहीं ऐसे भी राज्य हैं, राज्य सरकार है, अपनी ताकत पर एक एक आदमी को उन्होंने अटेंड किया। केरल में देख लीजिए आप, केरल में आप जाके लोग वहां पे मौतें ज्यादा हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि चिकित्सकीय सहायता लोगों को न मिली हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो अस्पताल के दरवाजे में बैठा रहा, उसको डॉक्टर ने नहीं पूछा। केरल से उन्होंने मजदूरों को बाहर नहीं निकलने दिया, नहीं जो जहां वही रहेगा और सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। कई राज्य सरकारों ने किया, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया, और आपने क्या किया? हजारों हजार किलोमीटर महाराष्ट्र से आदि प्रदेश चलता चला रहा है,
बीच में कोई पूछने वाला नहीं। क्या कुछ जिन रास्तों से लोग गुजर रहे थे वो नो मैन्स लैंड था क्या? किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था? कौन सी व्यवस्था आपने दी? और आपात स्थिति में ही, संकट के समय ही तो पता चलता है कि आप कितने किसी के मददगार साबित हो रहे हैं और आपकी व्यवस्था, आपकी तैयारी कैसी है। जरूरत पर मुझे किसी बात की जरूरत पड़ जाए और मैं आपको फोन करूं, तब ना मुझे पता चलेगा कि आप मेरे कितने मित्र हैं, कितने शुभचिंतक हैं। बाकी अच्छी अच्छी बात करने के लिए तो हम रोज ही मिलते हैं। एक संकट का समय आया, एक कोरोना की स्थिति बनी, उस समय सरकार कल ही खुल गई, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार था। जहां आप बैठे रहे हुए हैं उस दिल्ली में लोग गैस सिलेंडरों के लिए परेशान हो गए, मिला तक नहीं। लोग अपने अपने मरीजों को दर दर ठोकरे खाते रहे, अस्पताल में भर्ती हो गए, लोग दुनिया छोड़ के चले गए। ये आपके आंख के सामने हुआ और आपको उसका कोई पछतावा नहीं। क्या ऐसे किसी देश में होता है क्या कि उस देश का किसान 1 साल तक आंदोलन करे? अरे मैं तो कभी नहीं पढ़ा हूं कि कोई सभ्य समाज, कोई विकसित समाज जो अपने आप को दायित्वपूर्ण मानता हो, वहां की हुकूमत वो अपने किसानों को ऐसे ही छोड़ दे, बात ही न करने के लिए तैयार हो। और आप कहते हैं कि साहब कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे बैठा हुआ हूं, वो फोन नंबर आज तक पता नहीं चला किसी को। क्या ये चीजें लोग समझते नहीं है? आपकी इन बातों से आप समझते हैं कि लोग आपको मान लें कि नहीं, केवल देवदूत आप हैं और बाकी लोग मैं इस देश को लूटने के लिए हैं। आपको यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि तमाम नेताओं का नाम लेकर के आपने आरोप लगाया कि भ्रष्ट है? वो भ्रष्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आपके अनुसार वो भ्रष्ट हैं तो पिछले 9 साल से वो सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? उनके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप विपक्ष के नेता नहीं, आप सरकार चलाने वाले हुकूमत के लोग हैं, आप इंतजामिया हैं। अगर कोई बेईमान है, कोई भ्रष्ट है जिसने बेईमानी किया है, आर्थिक अपराध किए हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपकी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज कि अगर यह नेता, अगर स्टालिन केवल करुणानिधि की परंपरा को निभाने के लिए सरकार में आए हुए हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि तमिलनाडु का जो विकास के मानक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडेक्स है, वह राज्य आपके भाजपा शासित अन्य राज्यों की तुलना में क्यों आगे है? किस मामले आप में उनसे आगे हैं? उनसे आप जीडीपी में आगे हैं, उनसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था में आगे हैं, उनसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था में आप आगे हैं, उनसे बेहतर आप किसानों को राहत देने में आगे हैं, उससे बेहतर आपकी कानून व्यवस्था, किस मामले में आप आगे हैं? कोई भी भाजपा शासित राज्य। केवल इस बिना पर उनको खारिज कर दिया जाए कि वो डीएमके करुणानिधि जी के पुत्र हैं और उनका शासन कोई मतलब नहीं रखता। कि आप ये बताइए ना कि ये लोग हैं जो लोग अपने वंशावली के साथ आए हुए हैं, उनके तुलना में हमने बेहतर शासन दिया हुआ है। अब ये बताइए कि हम शिवराज सिंह चौहान साहब किसी बड़े नेता के पुत्र नहीं है, हमने वंश परिवारवाद को खत्म किया है और ये हमारी उपलब्धियां हैं। आप ये बताइए क्या जो मणिपुर में जो लोग शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए हैं वो किस नेता के लड़के हैं? कोई परिवारवाद तो है नहीं वहां। आपने उनकी चिंता क्यों नहीं कर ली कि नहीं कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा, सबको सुरक्षा दी जाएगी, शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी, एक एक आदमी की सुरक्षा की जाएगी, किसी को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी? क्यों नहीं कर लिया आपने? अगर वो अपने परिवार बनाने के लिए लगे हुए हैं तो आप तो बिना परिवार के हैं, आप तो परिवार की चिंता करते नहीं है। आपके पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो किसी परिवार से आते नहीं है। वो अगर आपने कहा कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे किसी के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार में व्यापक घोटाले का आरोप लगा, क्या जांच कर लिया आपने? कौन से तथ्य सामने आ गए? कांग्रेस ने करीबन 200 घोटालों की बात की है मध्य प्रदेश में, किसी का नाम नहीं लेते हैं आप। आपने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल की कीमतें कम है, हमने राहत दी है लोगों को। आप वहीं इस बात को कह रहे हैं जहां इस देश के उन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है जहां सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है, उसी राज्य में जहां से आप ये बात कर रहे थे। तो क्या मध्य प्रदेश के लोगों को ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या पेट्रोल की कीमत है और मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत क्या है और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? सरकार में रह करके आप विपक्ष की भाषा नहीं बोल सकते, लोग सुनना नहीं चाहते। आपको ये बताना होता है कि हमने ये उपलब्धियां हासिल की है,
हम जब से सरकार में आए हुए हैं हमने ये काम किए हैं, हमने ये परिवर्तन लाए हैं और इन परिवर्तनों से ये फायदा हुआ है। आज अगर 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 आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय मुद्रा का लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवमूल्यन होता चला जा रहा है, जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? आपने कहा था 2014 के पहले कि इस देश में भारतीय मुद्रा की कीमत और प्रधानमंत्री की उम्र में कंपटीशन चल रहा है। आज क्या हो रहा है? आपने कहा था कि जब भारतीय मुद्रा की कीमत घटती है तो देश का सम्मान घटता है। आज ये बात लागू नहीं होती, इसको लोग भूल गए। आपने दावा किया कि इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। बहुत अच्छी बात है। और अगर ये 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर ये स्थिति है तो इस देश में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ता क्यों जा रहा है? अगर ये स्थिति है तो लाखों लोग रोजगार की आशा छोड़ करके अपने अपने गांव क्यों लौट गए? कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? आंकड़ों से आप लोगों को समझा नहीं सकते हैं और नई बातें लेकर के चले आएंगे आप नेहा जी ने विस्तार से बात की यूनिवर्सल सिविल कोड की। यूनिवर्सल सिविल कोड अगर इतना ही जरूरी था तो 2016 में आपने इसको भेजा विधि आयोग को। 2018 में विधि आयोग ने कहा कि न तो यह आवश्यक है और न ही संभव है। अभी उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। क्या हिंदू सिविल कोड जो समय समय पर बदलता रहा, एक दिन में बदल गया? बिना किसी विचार विमर्श के बदल गया? सालों साल लगे हैं तब आप हिंदू कोड बिल बदल पाए। और हर बार एक नई चीज लाए आपने, कभी एक साथ नहीं किया। मैरिज एक्ट एक बार आया, सक्सेशन एक्ट एक बार आया, अडॉप्शन का नियम एक बार आया, तमाम चीजें बार बार आई और इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञों की समितियां बनाई गई। लंबा विमर्श हुआ, संविधान सभा में इसकी बहस हुई और तब जाकर के एक बहुसंख्यक समाज के लिए भी आप तत्काल कोई निर्णय नहीं ले पाए। इसी देश में हुआ। तो क्या बिना विमर्श को, बिना संवाद कायम किए आप इस तरह के सामाजिक परिवर्तन कानून से ला सकते हैं क्या? और कानून और क्या समाज उसको स्वीकार कर लेगा? समान चीजें किन पे लागू होती हैं? समान लोगों पे लागू होती है। एक तरह के लोग हों तब आप उन पे कोई एक चीज लागू कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें कैसे लागू कर सकते हैं भाई? गिरीश जी गुजरात में रहते हैं, ये अलग तरीके से इनका खान पान है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मेरा अलग खाने पीने का तरीका है। नेहा जी चंडीगढ़ में रहती हैं, अलग तरीके से सोचती हैं। और आप नियम बना दीजिए कि नहीं, सवेरे शाम केवल चावल दाल खाना पड़ेगा आपको। अरे क्यों खाना पड़ेगा भाई? एक खाखड़ा खाने वाले हैं गिरीश जी, कहेंगे आप मुझे कैसे रोक सकते हैं यार? ये दाल में चीनी मिला खाते हैं, मैं नहीं खाता, कह के कैसे रोक देंगे आप? समान लोगों पे कोई बात लागू कर सकते हैं ना। आप कहिए कि साहब जितने जानवर हैं, घोड़े के भी 4 पैर होते हैं, गाय के भी 4 पैर होते हैं, भैंस के भी 4 पैर होते हैं, बकरी के भी 4 पैर होते हैं, तो जिस तरीके से घोड़े के नाल में लोहा का ठोका जाता है, बकरी को भी लगाया जाएगा, क्योंकि सब 4 पैर वाले हैं। संभव है ये? समान तरह के लोग, हर की परंपराएं अलग अलग हैं, हर की सोच अलग अलग है और 1-2 दिन की नहीं है, शताब्दियों से है। दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदू जिसको आप कहते हैं, उनमें खून के रिश्ते होते हैं और पवित्र माने जाते हैं। हम नहीं मानते इसको। पंजाब में नहीं माना जाता, गुजरात में नहीं माना जाता, उत्तर प्रदेश हम इससे दूरी बनाते हैं। खून के रिश्ते नहीं होने चाहिए एक किसी रिश्ते में। इतनी दूरी बना के रखिए आप रिश्ता कायम करते समय, और आप दोनों के लिए एक नहीं बना देंगे बिना विमर्श किए। हो सकता है कि हम दोनों मान जाए, साउथ के लोग उस परंपरा को मान जाए, लेकिन एक बात तो होनी चाहिए ना। और आपने अपराध के कानून तो एक नहीं बना पाए। आईपीसी के रूल अलग अलग हैं इस देश में, वो तो आप आज तक नहीं बना पाए। ईश निंदा की सबसे बड़ी सजा पंजाब में होती है। नेहा जी यहां बैठे हुए, किसी भी राज्य की तुलना में कठोरतम सजा का प्राविधान है। तो साहब वो पंजाब में क्यों है और बिहार में क्यों नहीं है? आप जो आपराधिक मामले थे उनकी आपने कानून नहीं बना पाए।
एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन कई राज्यों में नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ और कई राज्यों में बहुत पहले से है। तो जो अपराध जगत के कानून है वो तो एक है नहीं। और आप जो सामाजिक क्षेत्र के हैं, जो पर्सनल मामले हैं उनको लेके पर्सनल कानून में अगर कोई खामियां है, बिल्कुल खामियां हैं, उनको अलग अलग तरीके से आप संशोधित कीजिए। उस समाज के लोगों को विश्वास में लेके कीजिए, उस समाज के विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ के कीजिए। आपने एक कमेटी बनाई उत्तराखंड में, उस समिति ने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। उस समिति में कौन विशेषज्ञ लोग थे? मुस्लिम पर्सनल लॉ जानने वाला कौन विशेषज्ञ उस समिति में था? आदिवासियों की परंपराओं से परिचित कौन सा विशेषज्ञ उस समिति में था? नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी हैं उनकी परंपराओं को जानने वाला कौन व्यक्ति था? सरना धर्म की बात करने वाले जो आदिवासी हैं उनका कौन सा प्रतिनिधि उसमें था? जो पारसी पर्सनल लॉ को जानने वाले लोग हैं, कौन उनका प्रतिनिधि उसमें शामिल था? और बिना इनके विचार विमर्श के आप उस समाज के लिए कोई कानून बना देंगे और समाज स्वीकार कर लेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन कौन सी परंपराएं उनकी हैं। कितनी समस्याएं हैं, आप उसको आज तक साबित कर पाए क्या? छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कोई व्यक्ति पति पत्नी है, दोनों, कोई व्यक्ति एक पति पत्नी एक युगल है, दुर्भाग्यवश पति की मृत्यु हो जाती है। सरकार का नियम क्या है कि जो उनमें जो कंपनसेटरी अपार्टमेंट मिलेगा उसमें निकटतम जो उसका लाभ मिलेगा पत्नी को। सही बात है, मिलना भी चाहिए। लेकिन अगर ये संकट ये पैदा हो जाए कि पत्नी को नौकरी मिली और नौकरी पाते ही पत्नी अपना ससुराल छोड़ के मायके चली गई, तो उस पिता का क्या होगा जिस पिता ने अपने पुत्र को गंवाया है? उस पुत्र के बूते पर इस महिला को नौकरी मिल रही है। ये विसंगतियां हैं कि नहीं है? इनको कैसे दूर किया जाएगा? उस महिला की भी रक्षा होनी चाहिए, उसके अधिकार है। और कहां जाएगी वो? विधवा होने के बाद उसके पास आय का स्रोत क्या बचा? लेकिन उस पिता का भी आय का स्रोत क्या बचा? अगर इसमें इस विसंगति को आप दूर करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई आपको राय करनी पड़ेगी ना समाज में बैठ करके। इसके बगैर कैसे कर लेंगे आप? कानूनन ये बिल्कुल सही है कि पति की मृत्यु के बाद जो राहत मिलनी चाहिए पत्नी को मिलनी चाहिए, एकदम सही, बिल्कुल सही बात है, इसे कोई नहीं इनकार कर सकता। लेकिन उस जो लड़के का पिता है वो तो भी अपने पुत्र के ऊपर ही निर्भर रहा है, अपने वृद्धावस्था में कहां जाएगा वो? ये भी एक तर्क है। आप याद कीजिए कि पहले जब सेना के 4 सैनिक बलों के लोग वीर गति को प्राप्त होते थे तो जो राहत मिलती थी केवल उनकी पत्नी को दे दिया जाता था। बाद में कोई एक हिस्सा उनके पिता को भी दिया जाने लगा। एक व्यवस्था की गई, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था है। तो जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो व्यक्तिगत नियम कानून है, उनको आप कानून एक झटके में कोई चीज लागू आप नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं करना चाहिए। और अगर आप करते हैं तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता। 2016 में झारखंड के आदिवासियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था जब इस सरकार ने चर्चा शुरू की थी कि यूनिवर्सल सिविल कोड लागू किया जाएगा, और कहा कि हम इससे सहमत नहीं है। समाज में की एक परंपरा होती है, समाज का एक मिक्स संस्कृति होती है, समाज में सभ्यता के क्रम में लोगों की अपनी उपलब्धियां होती हैं। लोग उसको कैसे छोड़ देंगे? और समाज कैसे छोड़ देगा उसको? हिंदू समाज में अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली का जो लाभ मिलता है हिंदुओं को, वो उसको कैसे छोड़ देंगे? और अगर आप उसको बनाए रखते हैं तो यूनिवर्सल सिविल कोड कैसे हुआ? और नहीं बनाए रखते हैं तो आप उस लाभ से उनको वंचित क्यों करेंगे? जी। प्रश्न यह है कि अगर आप कुछ भी कीजिए, और दूसरी चीज की ये सबके मन में संदेह क्यों होने लगता है? इसलिए कि आप विमर्श नहीं करते, इसलिए कि आप लोगों से विचार आप आमंत्रित नहीं करते। और वह विचार कैसे हो सकता है साहब? आप कह रहे हैं कि हमने सबसे आमंत्रित किया और 1-1.5 लाख लोगों ने राय। जब ड्राफ्ट बिल ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि हम किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? संभव है ये? प्रशांत जी, आपसे मैंने पूछा कि आप शहद खाना पसंद करेंगे, आपने कहा शहद से कौन मना कर सकता है।
यही कहेंगे आप ना। और मैं आपको लेके गया और मधु का जो छत्ता उसी के नीचे खड़ा कर और एक ढेला मार दिया कि अब टपक रहा है, खाइए। आपने तो कहा था खाने के लिए, ले लेंगे आप? संभव आपकी ही नहीं हो बात सही है, पाता, मेरी बात भी सही है। किसी के लिए संभव ही नहीं हो पाएगा लेना। मधुमक्खियां जो आपका हाल बनाएंगी समझ में आ जाएगा। जीवन में कहते कि मधु का नाम सुन करके आपको घृणा होने लगेगी। जी। सर भाई वो ड्राफ्ट समझने बिल में ले 9 आइए, साल उसके लग बाद गए, आप लेकिन कोई तरीका है क्या? और आप कैसा, हम तो मांग रहे हैं, सबसे सलाह मांग रहे हैं। आप खड़े बस सोचिए कि ये बरगलाना नहीं है तो क्या है। आप ये कह रहे हैं कि ये गैस का सिलेंडर महंगाई, गैस का सिलेंडर तो हम इतने रुपए में देते हैं, बांग्लादेश में इतने रुपए में बिकता है, चीन में इतने रुपए में बिकता है, फलाने राज्य देश में इतने रुपए में बिकता है, और देखियो कितना महंगा है। अरे भारतीय वो अपने जो उनके जो करेंसी है उसमें खरीद रहे हैं, हम इंडियन करेंसी में खरीद रहे हैं। दो अलग अलग करेंसियों की तुलना कैसे हो सकती है साहब? और ये अगर आप ये करते हो तो बरगलाना नहीं है तो क्या हुआ? युआन की जो कीमत है उसकी तुलना रुपए से किसे की जा सकती है? टका की जो कीमत है उसकी तुलना रुपए से कैसे की जा सकती है? कैनेडियन डॉलर की जो कीमत है उसकी तुलना रुपए से कैसे की जा सकती है? वो युआन में कमाते हैं, युआन में खर्च करते हैं। और आप कहेंगे साहब देखिए उनका तो इतना रुपया है, अब उसको तुलना करके रुपए में बताना शुरू कर दीजिए। क्या ये तार्किक बात है क्या? और आप ये जब बात करेंगे तो लोग इस चालाकी को लोग समझते नहीं है। आप प्रशांत जी अपनी प्रशासनिक शासकीय विफलताओं को की जिम्मेदारी आपको ओढ़नी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी, और उसका जो भी जनता के मन में उसका निर्णय होगा उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी। इन विफलताओं की धार को आप कम नहीं कर सकते हैं। इन तरह की बातों के साथ सरकारें बात करने के लिए नहीं होती है, सरकारें काम करने के लिए होती हैं। लोगों अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के लिए सरकारों को चुनते हैं। लोग इसलिए सरकारों को चुनते हैं कि उनके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका वो समाधान करेंगे। कहानी रोज रोज एक नई नई कहानी सुनाएंगे, इसके लिए सरकार नहीं चुनते हैं। अगर आप कर रहे हैं कि जो ये वायदे कर कांग्रेस जो गारंटियां दे रही हैं वह तार्किक नहीं है, तो आपकी गारंटियां कैसे तार्किक है? अब रेवड़ी खाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि रेवड़ी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उस पर रिएक्शन होने लगे, तो गारंटी करने लगे आप। गारंटी तो आपने शुरू किया। दूसरी चीज, मैं अगर राजस्थान में अगर राजस्थान की सरकार ने यह कहा कि मैं स्वास्थ्य का अधिकार दे रहा हूं सबको, क्यों गलत है ये? या गारंटी, इस गारंटी की क्यों उपेक्षा की जानी चाहिए? क्यों नहीं ये समाज के हित में है? अगर एक एक व्यक्ति को आप देते हैं कि हम, इसका मतलब क्या है कि हम आधारभूत ढांचा इस तरह का राजस्थान में तैयार कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अस्वस्थ होता है अस्पताल में जाए, चिकित्सालय में जाए, उसको राहत मिलेगी। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है या यह महत्वपूर्ण है कि जिनके पास कार्ड होगा वही जा पाएंगे? सर्वसाधारण के लिए क्यों नहीं होगा? आप कहते हैं कि आपका आयुष्मान भारत योजना है, उन्होंने जो अपने स्वास्थ्य की योजना शुरू की है वो आपसे बेहतर क्यों नहीं है? वो तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक का राहत देने के लिए तैयार है, और उनकी गारंटी को लोग पसंद कर रहे हैं, जो खारिज कैसे कर सकते हैं आप कहते हैं कि साहब गारंटी दे रहे हैं 1,500 रुपए की, तो 1,000 रुपए का तो राजस्थान मध्य प्रदेश में आके मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, वो भी चुनाव के समय में। अगर महिलाओं को आर्थिक सहायता देना उतना ही जरूरी था तो आज के 3 साल पहले क्यों नहीं हुआ जब आप सरकार में आए? उसके पिछले सत्र में क्यों नहीं हुआ जब आप पहले सरकार बनाए थे? पहली बार जब सरकार बनाए तब क्यों नहीं आपने लागू कर दिया इसको? तो आपकी गारंटी और गारंटी नहीं है, और बाकी गारंटी हो जो संदेह के साथ देखा जाए। अगर राजस्थान की सरकार ने गरीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे दिया, वो तो लागू कर दिया उन्होंने, और आप 1 रुपया कम करने के लिए नहीं तैयार हैं। अब बातों से लोग बहलने वाले नहीं है।
सरकार को अपनी जिम्मेदारी ओढ़नी पड़ेगी और अपनी विफलताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, और जितने बड़ा विस्तार तरीके से आपने पूरे हर सब्जेक्ट का विश्लेषण किया है। और मैं नेहा जी के पास आता हूँ कि नेहा जी, आपने सुनील जी को सुना और उन्होंने यूसीसी के साथ साथ पूरी जो परिदृश्य है वर्तमान राजनीति के मुद्दों का, उसका बड़ा सार्थक विश्लेषण उन्होंने किया है। मैं इससे अलग हटके आपके पास एक प्रश्न लेकर आता हूँ कि पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ उनके साथ उन्होंने मीटिंग की, ऐसी कुछ चर्चा सामने आई निकलकर कि यूट्यूबर्स के साथ का अपना उन्होंने तालमेल बनाने की कोशिश की। और वर्तमान दौर में हम देखेंगे जो मुख्य धारा का जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, उनकी विश्वसनीयता जैसे कम हुई है और यूट्यूबर्स की संख्या बढ़ी भी है, उनकी व्यूवरशिप भी बढ़ी है, और मुख्य धारा की जो मीडिया है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है कम हुई है। उसका एक उदाहरण ये भी है कि कुछ ऐसे चैनल है राष्ट्रीय, जिन्होंने अपने जो प्रादेशिक चैनल थे उन्हें बंद भी किए और छटनी भी की है अपने यहाँ। तो यूट्यूबर्स का जो बढ़ता दायरा है, यूट्यूबर्स के प्रति जो विश्वसनीयता है लोगों की, क्या वह भी सरकार को परेशानी में डाल रही है? क्या लगता है आपको? ये प्रश्न मुझसे है, मैं सॉरी शुरू में सुन नहीं पाई थी। आपसे ये नहीं है जी, आपसे। जी बिल्कुल, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस मन से उठाया जाएगा, जनता की जो हर रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, वो किस मन से आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये स्वाभाविक है कि जनता उसी मंच को ध्यान देगी, उसी मंच के पास जाएगी, उनकी बातें सुनेंगी। तो 9 वर्षों में गोदी मीडिया का जो हाल रहा है, जनता को अपने प्रश्नों का सवाल भी उत्तर मिलना ही बंद हो गया था। उसी उत्तर की तलाश में यूट्यूब में बहुत सारी जो जनता है, जो कई परेशानियों से जूझ रही है, जिसको अपने बिजनेस में नुकसान हो रहा है, जिसको दिहाड़ी मजदूरी जो होती थी वो कम हो गई है, जिसको जब कोरोना में परेशानी का सामना करना पड़ा, तो सरकार ने जो वादा किया था कि पैसा मिलेगा, वो नहीं मिला। तो इन सब का जो उत्तर है, वो राष्ट्रीय मीडिया में कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो उत्तर कहाँ से मिलेगा? यही वजह है कि जो यूट्यूब के तमाम जो ऐसे चैनल है जो निकल कर आए और उनकी समस्याओं पर डिस्कस होने लगा और बातें होने लगी, ऐसे लोगों को मंच मिलने लगा जो कि जनता की आवाज बनकर, ऐसे पत्रकारों को मंच मिलने लगा जो जनता की आवाज अभी भी बने हुए थे, ना कि किसी सत्ता विशेष के व्यक्ति के प्रति जो है अपनी कहना नहीं चाहिए, लेकिन चरण चुंबक एक शब्द है जो काफी पॉपुलर भी हो रहा है कि इस तरह की बातें देखने को मिलती है। तो बहुत अफसोस होता है कि हम अपना जो प्राथमिक दायित्व है, जो हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति, हम वो ही भूल बैठे हैं। सत्ता का गुणगान करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन कठिन सवाल पूछना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि 9 सालों में आप देखिए मीडिया का जो हाल हो गया कि अब टीवी चैनल, जो राष्ट्रीय प्रमुख टीवी चैनल है, उनकी विश्वसनीयता तो राम भरोसे हो गई। वहां तो सिर्फ राम की ही चर्चा होती है, और राम पर भी कैसी चर्चा होती है आपने देखा ही। आदि पुरुष का जो विवाद आया और जिस तरह से कई स्टेट के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि बहुत ही अच्छी फिल्म है, प्रमोट किया जाएगा। तो और जो मणिपुर के लोग हैं, वो बेचारे 10-15 दिन से बैठे रहे कि प्रधानमंत्री समय दे देंगे, वो समय नहीं मिलता है। आप देखिए ना, विषय कौन सा महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री के लिए। तो प्रधानमंत्री शायद उनको वास्तविकता का पता नहीं चल पाता है। हालांकि जब वो एयरपोर्ट से वापस अमेरिका से वापस आते हैं, तो उतरते पूछते देश का क्या हाल है। क्या उनको पता नहीं है कि 6 दिन में ही क्या देश का हाल बदल गया होगा, जिस हाल में छोड़ के गए हैं। और जैसे मंत्री आपके हैं, जिनको लगता है कि जो भी दिशा निर्देश है, जो भी विजन है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कैबिनेट के मंत्री तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सारा का सारा आदेश तो खुद पीएमओ से मिल रहा है। विदेश मंत्री की भी लैंग्वेज देख लीजिए, अनुराग ठाकुर की लैंग्वेज देख लीजिए, इनके सब तमाम मंत्री जो है, ये स्वयं कुछ काम नहीं करते जब तक कि दिशा निर्देश ना आए। प्रधानमंत्री का विजन था, इसलिए ये काम हुआ है। अपनी जो क्रेडिबिलिटी, अपनी जो उत्तरदायित्व है, वो तो ये प्रस्तुत ही नहीं कर पाए। और मोदी ब्रांड, जिसको ये 9 वर्षों में हर रोज पॉलिश, नई पॉलिश, हर नए ब्रांड की पॉलिश होती रही, वो अब जब फीकी पड़ने लगी है तो वो हताशा दिखने लगी। और ये हताशा अब ऐसी हो गई है कि यूट्यूब के चैनल से भी घबराहट होने लगी है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घबराहट होती नहीं नजर आ रही है? आपने, गिरीश सर ने भी सही बोला है कि अगर उनके हाव भाव को भी नोट किया जाए तो उसमें उनकी जो बेचैनी है अब वो रिफ्लेक्ट कर रही है। और सिर्फ गिरीश सर, सिर्फ मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि मुझे अमित शाह की भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी अब भिन्न नजर आ रही है। अब ये मेरी, हो सकता है कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मुझे उसमें काफी फर्क नजर आने लगा है।
और कहीं ना कहीं इस सबका जो ठीकरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही फोड़ा जाएगा कि सिर्फ सत्ता का जो विकेंद्रीकरण उन्होंने नहीं किया और सारा का सारा जो है कंट्रोल रखा है, और इसका बहुत बुरा असर बीजेपी पर भी पड़ रहा है। और बीजेपी के जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात का डर है कि विपक्षी एकता जिस तरह से लगातार मजबूत हो रही है, अगर इसी तरह से काम चलता रहा और राहुल गांधी की विश्वसनीयता जितनी बढ़ी है, तेजी से बढ़ी है, बल्कि मुझे लगता है कि हर रोज बढ़ रही है। एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी। राहुल गांधी अमेरिकी पीएम की अमेरिकी यात्रा से पहले जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड लू से भी मुलाकात की है। अब समझ लीजिए कि राहुल गांधी का जो कद है वो इतना बड़ा हो गया है कि व्हाइट हाउस में बैकडोर से, बेशक इसको गोपनीय रखा गया है, आधिकारिक कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कद बहुत बड़ा हो गया है राहुल गांधी का, और उस कद को मैच नहीं कर पा रहे पीएम मोदी। अब वो प्रधानमंत्री बने ना बने ये अलग बात है, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में एक दमदार प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि देश के सामने मौजूद है, और उस प्रतिनिधि के प्रति हर समुदाय, चाहे वो महिलाएं हो, यूथ हो, किसान हो, ट्रक ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, हर समुदाय जो है बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा है। कहीं भी किसी भी गोदी मीडिया में, प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया में राहुल गांधी की तस्वीर अगर आती भी है तो कुछ ना कुछ गलत नेगेटिव लाइंस के साथ आती है। तो यही वजह है ना कि आपने विश्वसनीयता खो दी है। जनता के मन में कोई और बात है, आप दिखा कुछ और रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि चाहे वो यूएस हो चाहे वो इंडिया हो, जनता के जो सवाल हैं, राजनीति का सवाल तो है ही नहीं। ये एक वो राजनीति की जो बदलने की जो परिभाषा की बात करते हैं, ये भी बहुत प्रभावित करती है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, चाहे वो राज्य की इकाइयां हो, चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हों, इन सबको आभास होने लगा। इसे स्मृति ईरानी इतने समय के बाद उनको लगा कि राहुल गांधी तो अमेरिका में किसी ऐसी महिला से मिलकर आए हैं जिसका तो जॉर्ज सोरोस जो है वो स्पॉन्सरशिप करते हैं। आखिर जॉर्ज सोरोस ने ऐसा क्या कह दिया कि सीधे सीधे वो तो भारत को ही सबसे बड़े दुश्मन हो गए। भारत के सबसे बड़े दुश्मन तो यही बैठे हैं जो कि अमीर को अमीर बना रहे हैं और गरीब को इतना गरीब बना दिया कि उनकी आजीविका पिछले 9 वर्षों में कम हो गई। सोचिए, जहाँ 9 वर्षों में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, उन किसानों की आय दोगुनी तो क्या होगी, पहले से कम हो गई है, घट गई है। ना सुसाइड रुक पाए हैं, ना ही उनकी जो उपज है, ना ही जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसका कोई सॉल्यूशन दिख रहा है। तो सॉल्यूशंस जब आपने दिए ही नहीं तो फिर जनता वहां यूट्यूब चैनल के पास ही जाएगी ना, जो सॉल्यूशन सुझाते भी हैं और उनकी बातें रखते भी हैं। जी प्रशांत जी। जी 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 जो राहुल गांधी कद की आपने बातें लगातार बढ़ रहा है वो बीजेपी के लिए परेशानी बन रही है। गिरीश जी, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान का दौर है, प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर 9 साल कार्यकाल को हम देखें तो क्या सबसे चुनौतीपूर्ण वाला इस समय दौर चल रहा है उनका? सबसे ज्यादा चुनौती इन्होंने इस दौर में मिलती दिखाई देती है राजनीतिक तौर पर, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी जो बातों में वह झलक भी रहा है कि जैसे आपने कहा रिट्रीट वाली बात कही थी, तो क्या वो अमित शाह जी को, मोदी जी के भाषणों में झलक रहा है सबसे ज्यादा चुनौती जो उन्हें मिलती है इस दौर में? क्या लगता है आपको गिरीश जोशी जी? नहीं, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि इन्होंने अपना एक माइंडसेट बना लिया था और एक प्रोग्राम बना लिया था अपने दिल में कि बस हम इसी हिसाब से चलते रहेंगे और सारा सक्सेस हमको मिलता जाएगा। वो पूरा का पूरा ही चैनल ध्वस्त हो गया है। अब आप देखें ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, ये जैसे निया जी ने बताया, तो मैं और एक उनको चीज ऐड कर दूं कि बहुत ही गुस्से में आके अमित शाह जी ने ये बोला कि चलो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या। आप वो 4 PM पे और इस पे देखिएगा तो जो मेन वीडियो सप्लायर था उसने उसको ब्लैंक कर दिया है, वो पूरा पोर्शन हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि दैट वाज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल जो बोल रहे थे कि ये सारे मिलके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि चलो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो दिस वाज अ वेरी नेगेटिव मैसेज फॉर उनके पूरे कैडर की वजह से, तो उनको उन्होंने काट दिया। तो जो फियर फैक्टर है वो तो अब उन पे क्लियर दिख रहा है। अब वो किसी ने ओपन प्लेटफॉर्म में इकोनॉमिक डिस्कशन में भी बोल दिया था कि आपका एनपीएस 1.4% से 7.4% हो गया है। आरबीआई के रिपोर्ट में खुद उनको टेंशन है कि अगर ये एनपीए का रेशियो इसी तरह से बढ़ता जाएगा, 7% तो ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी पब्लिक आपके पास आ गई है। तो ये सारा जो लोड आपके फाइनेंस पे आ रहा है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनके पास जो नेता हैं वो पब्लिक मास में से नहीं आए, वो सारे पैराशूट से आए। उनको पता ही नहीं है मास की साइकोलॉजी क्या होती है, मास को रिस्पॉन्स कैसे करना है। इनके पास अधिकारी भी ऐसे हैं,
अभी जैसे आप आरबीआई के दास साहब देख लीजिए, वो बेसिकली आर्ट्स के स्टूडेंट है, वो आरबीआई को इतिहास बनाना चाहते हैं, जो सुब्रमण्यम जी ने बोला क्योंकि वो इतिहास का स्टूडेंट है तो बहुत जल्द आरबीआई को भी इतिहास ही बना देंगे। ये हो रहा है। आपके पास एफिशिएंसी होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट को ईसी पे कमेंट करना पड़ा कि क्या पूरे हिंदुस्तान में इनके अलावा कोई एफिशिएंट आदमी ही नहीं था, तो इनका जो पूरा एक वर्किंग सेल था जो इन्होंने 20 साल गुजरात में आजमाया और वो काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो बोलता था उसको गुम कर देते थे, तो जो अच्छा अच्छा बोलते थे वही रहे, तो इनको लगा पूरे हिंदुस्तान में सब अच्छा अच्छा बोलने वाले ही रहेंगे। और इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि इनको जो भी इनका जो चैलेंजर लगता है या कॉम्पिटिटर लगता है उसको ये लोग एलिमिनेट कर देते हैं, उसको इतना कट शॉर्ट कर देते हैं। आज जयनारायण व्यास जी जो बिल्कुल पीएम मटेरियल थे साहब, वो ब्यूरोक्रेट थे, वो इकोनॉमिक्स जानते थे, वो गुजरात की नस नस जानते थे। जैसे उनको थ्रेट लगा, ही वॉज आउट ऑफ द पिक्चर। सुरेश मेहता थे जो एक हमारे कच्छ के इलाके से आते थे, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उनके पास भी बहुत अच्छे प्लानिंग थे, उनको भी साइडलाइन कर दिया। तो अब आपके पास रहा कौन है? आपके पास वही रहे जो जी हुजूर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि अभी आपको समझ में आ गया कि ये बहुत ही गलत हो गया। नाउ इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग। ये समझ गए। अभी इनके पास ये कोई मुद्दा काउंटर, आज भी इतना सब होने के बाद ये किसी मुद्दे पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और मैं सुनील सर की एक बात में जो बता रहे थे, मेरे को बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आप पूरा करो कैसे। केरला में आज भी मैट्रिकल सिस्टम चलता है। केरला में माँ की प्रॉपर्टी बेटी को जाती है। आप ये जीसीसी में लाके इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, और वो कितने सालों से चल रहा है। तो इनके पास ये ऐसे था कि इसके बाद ये कार्ड निकालेंगे, इसके बाद वो कार्ड निकालेंगे। अब ये समझ में नहीं आया कि तीनों पपलू तो सामने वाले के पास है, आप कितने भी कार्ड खोल लो क्या होगा। सो दिस इज अ गॉन बैटल, डिफीटेड बैटल, जो ये फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पहले ऐसी उम्मीद थी कि शायद मोदी जी जैसे एंड में कुछ बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल लेते हैं, लेकिन आई थिंक अभी इनके पास कोई कार्ड नहीं रहा है। जैसे इन्होंने यूसीसी खेलने की कोशिश करी है, अब इससे बड़ा कार्ड इनके पास कोई नहीं है। और अब ये जो भी करेंगे उसके लिए पब्लिक का माइंडसेट हो गया कि ये इलेक्शन के लिए ही करते हैं। दैट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट, ये आप मान के चलिए प्रशांत। जी जी जी। और जैसे कि राहुल गांधी की बात की अपने अमित शाह जी के संदर्भ में गिरीश जी ने, तो अगर हम देखें जो राहुल गांधी की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है और जिस तरह से उन्हें कानून के दायरे में सजा मिली हुई है और आने वाले कुछ सालों के लिए वह चुनाव लड़ने पे उन पे रोक है, तो ऐसे में अमित शाह जी का ये कहना कि आपको प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए, ये क्या दर्शाता है? जबकि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने में अभी मतलब उनकी जो कानूनी स्थिति है उसके अनुरूप नहीं है। तो ऐसे में वह क्या दर्शा रहे हैं ये बात कह के? क्या उन्हें राहुल गांधी का जो राजनीतिक कद इतना बढ़ गया है, उससे डर लगने लगा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता उन्हें लग गई है कि ज्यादा बढ़ गई है राहुल गांधी से? ये पूरे परिदृश्य में ये क्या मैसेज है, क्या संदेश है, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, सर्वेक्षण बता रहे हैं, हम और आप तो इसको कह नहीं रहे हैं। और लगातार उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। और ये लोकप्रियता में वृद्धि क्यों हो रही है, विषय यह होना चाहिए कि आखिर देश के लोग उनको क्यों सुनना चाह रहे हैं। इसलिए कि वह उन मुद्दों से अपने आप को जोड़ रहे हैं जिनको लेकर के लोग परेशान हैं और जिन पर सरकार कान नहीं दे रही है। मणिपुर में राहुल गांधी को जाने की थोड़ी जरूरत थी। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी। मणिपुर में गृह मंत्री जी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी। मणिपुर में केंद्र की सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता थी, आपने नहीं किया। जिस व्यक्ति को विस्थापन भोगना होता है ना, उससे उसका दर्द पूछिए आप कि अपना घर दरवाजा छोड़ करके एक राहत शिविर में जिसको रहना पड़ता है, वो किन मजबूरियों में जाता होगा। और आप उनके आंसू पूछने के लिए तैयार नहीं है, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम सुरक्षा के कारणों को धता बताते हुए राहुल गांधी वहां पहुंच गए, लोगों के साथ बैठे, उनसे बात की, उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनके साथ घंटों समय बिताया, उनके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश की। आप किसी परेशान हाल व्यक्ति के से मिलने जाते हैं तो क्या दे देते हैं आप अस्पताल में कोई आपका परिचित है, रिश्तेदार भर्ती, उसे मिलने जाते तो आप हैं कौन? आप डॉक्टर हैं, दवा उत्पादक हैं और दवा बांटने वाले हैं क्या आप? इस बिना पर आपकी यात्रा को तय किया जाएगा? केवल ये होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उसके दुख दर्द को बांटते हैं तो उसके दुख का कष्ट कम होता है। उसको ये लगता है कि इस विपरीत स्थितियों में भी कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। यही मनोविज्ञान हर जगह काम करता है। राहुल गांधी ने यही काम किया और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया।
लोग सड़कों के किनारे खड़े हो गए कि साहब वी वेलकम राहुल गांधी। पुलिस झगड़ा करने लगे कि आप राहुल गांधी को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। और उस व्यक्ति ने भी 2 दिन वहां समय लगाया, राज्यपाल से मुलाकात की। तो आप ये बताइए कि जब आप इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम चलाते हैं तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी नहीं। 4000 किलोमीटर की यात्रा प्रशांत जी हंसी मजाक है। 4 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं आप, लोगों को पसीना आ जाएगा, सोच के आ जाएगा कि बाप रे आप कहाँ जाना है। उस आदमी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की, वो भी मॉर्निंग वॉक नहीं किया, इवनिंग वॉक नहीं किया। इस यात्रा के दौरान समाज के सभी वर्गों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश की, उनकी समस्याओं के साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ा, हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की। तो अगर आप लोगों से किसी का जब आप हाल चाल पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो क्या कर देते हैं आप? कुछ कर देते हैं क्या? भौतिक रूप से केवल अपने आप को जोड़ते हैं, उस आदमी को एक ताकत मिलती है। किसी से आप पूछते हैं फोन करके भाई कैसे हो, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई, क्या कर देंगे आप इसका बात करके? अगर मैं पूछूं किसी से, कोई पूछे इससे कि साहब इससे क्या मिल जाता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, उस आदमी को ताकत मिलती है, उस आदमी को विपरीत परिस्थितियों में जूझने का साहस मिलता है। राहुल गांधी ने ही काम किया, जनता से, जनता के मुद्दों पर विभिन्न इलाकों के लोगों से मिलने की कोशिश की और लोगों को लगा कि यह व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ हमसे मिल रहा है और अपनी बात कर रहा है। लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आप किसी सरकार में आप है ना, आप किसी की कमजोरी के आधार पर अपने आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये कोई सोच होती है क्या? आप अपने ताकत पर, अपने वर्चुअल्स पर, अपनी क्वालिटीज पर आपको भरोसा नहीं है। आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला कमजोर हो तब जाकर के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये सोच ही बताती है कि आप कितने कमजोर हैं, कि आप में अपनी ताकत पर कोई भरोसा ही नहीं है, या आपके पास कोई ताकत नहीं है। अगर मैदान में कोई नहीं रहेगा तो कोई आदमी उस दौड़ को जीत सकता है, चाहे उसके पास क्षमता हो चाहे ना हो। और आप ये इंतजार करेंगे कि फला मेरा कंपटीटर है, वो फील्ड में ना उतरे तब मैं जाऊंगा दौड़ने के लिए, या वो नहीं दौड़ेगा तो मैं इस मैदान को जीत लूंगा। ये तो ये सोच बताती है कि आप कमजोर हैं। ये सोच बताती है कि उस संघर्ष को में शामिल होने के लिए आप तैयार नहीं। ये सोच बताती है कि उस संघर्ष के लिए जो जिस क्षमता की आवश्यकता है वो आप में नहीं। आपको अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए ना, कि मैं 9 साल तक शासन में रहा हूं, विभिन्न राज्यों में इतने सालों तक शासन में रहा हूं, लोग जनहित के मैंने इतने काम किए हैं कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कोई आ जाए कोई चला जाए, हम लोगों के सामने और जनता मेरे साथ है। लेकिन वो स्थितियां हैं नहीं। आप अपने गवर्नेंस की बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये बताते नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि क्या हुई। आप बताने के लिए तैयार नहीं कि मेक इन इंडिया की उपलब्धि क्या हुई। आप ये बताते के लिए तैयार नहीं है कि मुद्रा योजना का क्या हुआ। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि सफाई वाला जो कार्यक्रम था, स्वच्छ भारत था, उसमें क्या आपकी उपलब्धियां हुई। स्वच्छ भारत क्या हुआ उसका? आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जो आपने नोटबंदी की थी उसका क्या हासिल हुआ। सब कुछ निगेटिव आपके लिए। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं कि जीएसटी जो हमने लागू किया था उससे इस देश का व्यापार कितना बढ़ गया, इस देश में लोग व्यापार करना कितना आसान हो गया। आप जीएसटी लागू होने के बाद, एक देश एक कर लागू करने के बाद अपने राज्यों को कितना आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया। हर राज्य शिकायत कर रहा है कि साहब हमको पैसा नहीं मिलता। पैसा सब कर जो है केंद्र सरकार वसूल करेगी और देगी नहीं राज्यों को। कौन सा व्यवस्था लागू कर दिया आपने? इस जीएसटी की व्यवस्था के लागू होने के बाद जो छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा? आप इसकी चर्चा करें या ना करें, लोग तो महसूस कर रहे हैं ना। नोटबंदी लागू होने के बाद जो झंझावात लोगों को झेलना पड़ा वो तो सबके स्मृतियों में है। अब आप केवल यह कह रहे हैं कि हमारे पास हम तो अपनी ताकत खो चुके हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा वाला आदमी बीमार पड़े तो मैं दौड़ना शुरू करूं। ये संभव नहीं। और चिंता यही है
कि इन विपक्षी दलों ने अपनी इतनी अपने को इकट्ठा करने की कोशिश कर ली है कि आपके लिए बड़ी चुनौती हो गई और आपके पास अपनी ताकत कोई रह नहीं गई, गवर्नेंस की उपलब्धियां आपके पास कुछ है नहीं और कृत्रिम नारों से लोग आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। आप 2014 में आपने नारा दिया था भाई कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, आप बता दीजिए कि क्या हुआ इसका। आप जो भ्रष्टाचार, क्या अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सरकार के ऊपर आरोप लगा, आप बोलेंगे ही नहीं। ना बोलना, क्या लोग, आप मानते हैं कि लोग इस बात को नहीं करेंगे? आप ये कहिए कि जो आरोप लगा है गलत है, मनगढ़ंत है, तथ्य ये है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष आपकी फोटो दिखा रहा है कि साहब देखिए अडानी साहब के साथ कितना घूम रहे हैं, जब शपथ ग्रहण करने आए तब अडानी की फोटो, और जहां जहां जाते थे अडानी जी उनके साथ साथ, और ये भ्रष्टाचार के आरोप, और भी भ्रष्टाचार का आरोप आया साउथ समुद्र पार से, तब क्या बोल नहीं रहे हैं? जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप जो भी आरोप लगाया तुरंत आपने खारिज कर दिया कि साहब राष्ट्रद्रोही लोग हैं। बात ऐसे होती नहीं है। आलोचनाओं को आप खारिज नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक आप उनको तथ्यात्मक तरीके से खारिज न कर दें, उनका गढ़ंत न बता दें, और वो हो नहीं रहा। तो इस समय आपकी स्थिति यह है कि आप आलोचनाओं के भरोसे जीना चाहते हैं, जो 2014 की स्थिति थी, अब वो नहीं है। आपको उपलब्धियां आपकी बतानी पड़ेंगी और आपको अपने विफलताओं को स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई ऐसी विफलता नहीं होती है जिसका प्रायश्चित न होता, वो तो करना पड़ेगा। स्थिति वही इस स्थिति हो गई। कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने एक राजनीतिक माहौल इस सरकार के खिलाफ तैयार किया है और जनता उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रही है, और आपके सामने है। ये मणिपुर की घटना कोई छोटी मोटी घटना है प्रशांत जी? क्या किसी सभ्य समाज में इसकी कल्पना कर सकते हैं यार कि साहब हमारा पड़ोसी, हमारा जानने वाला, हमारा रिश्तेदार, हमको हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई मित्र परेशान हो और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और दावा भी करेंगे कि हमारा मित्र है वो? ये संभव है? और लोग मानते इस बात को मानते चले जाएंगे कि आप सबके हितैषी हैं। मैं मेरठ में जाऊं और मैं आपको याद करूं और मेरा आप फोन ही ना उठावें, और आप ये भी करें कि भाई सुनील जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, ये कोई स्वीकार करेगा इसको? मैं तो दुनिया को बताऊंगा ना कि भाई फला तारीख को गया था, ये मेरा फोन देख लो आप, 150 बार मैंने फोन किया प्रशांत जी को, मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो या तो मेरा फोन गलत है या आपकी बात गलत है। ठीक बात। विश्वसनीयता बहुत बड़ी चीज है, और सरकारों की विश्वसनीयता केवल बातों से नहीं बनती है, काम करने से बनती है, और इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है जिसकी विश्वसनीयता बनी रहे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए और नेता के लिए भी। और कहीं ना कहीं आज यही संकट सरकार के लिए बड़े परेशानी का कारण बन रहा है। और आज की जो हमारा विषय था उस पर बड़ी विस्तृत चर्चा हमारे सभी पैनलिस्ट ने की, और बहुत ही सुंदर व्याख्या कर हमारे दर्शकों के सामने बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आदरणीय सुनील शुक्ला जी का, गिरीश जी का और निहाल जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही सारगर्भित विश्लेषण से हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही सार्थक चर्चा प्रस्तुत की है। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। और हम आप सभी से भी आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।